हाँ जी, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विद संदीप सुडा पे। आज अपने स्कूल व्याख्याता के असिस्टेंट प्रोफेसर के सेकंड ग्रेड के रीट के राजस्थान एसआई में, पीटीटी में, बीएसटीसी में, वीडियो में, पटवारी में, जूनियर अकाउंटेंट में, जहां भी हिंदी व्याकरण आती है उस हिंदी व्याकरण से संबंधित आपके संधि समास उपसर्ग प्रत्यय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके विलोम शब्द शब्द गुम या फिर पर्यायवाची अनेकार्थी समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों से प्रश्न पूछे जाते हैं। वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि पूछी जाती है। उनसे संबंधित अपने पीवाईक्यू लेके आए हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आए हैं। ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। आज भी अपने पढ़ेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे पुराने प्रश्न है वो रिपीट हो रहे हैं। अभी ये लेटेस्ट एग्जाम जो जुलाई में एग्जाम हुआ था, वो सॉरी नवंबर में एग्जाम हुआ था, उसी नवंबर के एग्जाम के अपने पीवाईक्यू आज कर रहे हैं। तो आपके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी ये जो क्लास है, ये क्लास जब आप देखोगे तो पेपर में सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरी बात आपको बता दें कि कई बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर आपकी जो एप्लीकेशन किस नाम से है जिसमें वीडियो प्रोवाइड हो जाए यूट्यूब के अलावा, तो पढ़ाई संसार ऐप है ये अपने, ठीक है। अगर आप गूगल प्ले स्टोर से ये पढ़ाई संसार, ये वाला पढ़ाई संसार सर्च करोगे तो ये ऐप दिखेगी। ये ऐप अपनी ही है। गूगल प्ले स्टोर पर अपने जो पेटेंट है वो ऐप, यही ऐप पेटेंट है अपनी, ठीक है। इस नाम से सिर्फ अपनी ही ऐप है, यूनिक नाम लिया है। पढ़ाई संसार मतलब ऐसा संसार जिसमें क्या हो, ऐसी दुनिया, ऐसी धरती, ऐसी पृथ्वी, ऐसा ब्रह्मांड जिसमें क्या हो, सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई का ही माहौल हो। तो पढ़ाई संसार है वो अपने ऐप है। अब अपने शुरू करते हैं आज के प्रश्नोत्तर। आज का जो पेपर है वो है 18 नवंबर 2024 का जो पेपर है, वो पेपर अपने आज यहां सोल्व करेंगे। वो देखेंगे कि उसमें से कौन कौन से प्रश्न है वो पूछे गए हैं। हिंदी व्याकरण के, संधि के, समास के, उपसर्ग के, प्रत्यय के कौन कौन से प्रश्न है वो पूछे गए हैं। जो पहला प्रश्न है वो है कि परि उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। जब भी पेपर में प्रश्न करो तो ऐसे अंडरलाइन जरूर कर लेना, ऐसे नहीं है वाला जरूर याद कर लेना। कई बार नहीं के स्थान पर अपने है पढ़ लेते हैं, सीधा ही है पढ़ लेते हैं तो प्रश्न है वो गलत हो जाता है। तो जैसे इसमें पूछा गया है कि परि उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, जैसे ये परिधि है तो ये परि प्लस में धी से मिलकर परिधि बनता है। धी का अर्थ होता है अथा भंडार। ये जो धी है ना, इस धी का अर्थ क्या होता है, तो इस धी का अर्थ होता है अथा भंडार। अथा जो भंडार होता है उसे क्या बोला जाता है, उसे परिधि बोला जाता है। जैसे ये जो पर्याप्त शब्द है, तो ये जो पर्याप्त शब्द है इसका जो संधि विच्छेद करते हैं तो परि प्लस में आप्त से मिलकर ये पर्याप्त बनता है। ये जो परि शब्द है उसके आप्त शब्द लगने से ये पर्याप्त बनता है। अब ई के बाद में कभी भी ऐसमान स्वर आ जाता है ना, तो ये कौन सी संधि होती है, तो ये कौन सी संधि होती है, ये यण संधि होती है, ठीक है ना। ये कौन सी संधि है, तो यण स्वर संधि है। इसमें पूछा गया है कि परि से निर्मित शब्द नहीं है, तो इसमें तो कौन सा उपसर्ग आ रहा है, तो इसमें तो परि उपसर्ग आ रहा है, ये भी हो जाएगा। जैसे ये परिक्रमा शब्द है, अब परिक्रमा शब्द देखें तो परि पहले लग रहा है और क्रमा बाद में लग रहा है। परि पहले लग रहा है और क्रमा बाद में लग रहा है, तो इसमें भी देखा जाए तो इसमें परि उपसर्ग है। लेकिन ये जो 4 नंबर वाला ऑप्शन प्रत्यक्ष है, जब इसका संधि विच्छेद करते हैं, जब इसका विच्छेद करते हैं प्रति प्लस में अक्ष से मिलकर ये प्रत्यक्ष बनता है, या फिर प्रति प्लस में अक्षी से मिलकर प्रत्यक्ष बनता है। ये अक्षी का अर्थ होता है आंखें, ठीक है। अक्ष का मतलब होता है धुरी, अक्षी का मतलब क्या होता है, नेत्र या आंख। तो प्रति प्लस में अक्ष या अक्षी मतलब आंखों के सामने, वो प्रत्यक्ष होता है। तो इसमें उपसर्ग देखो कौन सा लग रहा है, इसमें उपसर्ग तो कौन सा लग रहा है, तो प्रति उपसर्ग लग रहा है। इस वजह से इसमें देखा जाए तो उपसर्ग तो प्रति है, और इसमें अगर देखा जाए संधि कौन सी हो रही है, तो कौन सी हो रही है भाई, इसमें यण संधि हो जाएगी, ठीक है। तो परि उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो प्रत्यक्ष वाला हो जाएगा। ये वाला उत्तर है, ये उत्तर आंसर है सही हो जाएगा भाई, ठीक है ना। ये आंसर है सही हो जाएगा, ठीक है ना। सबको समझ में आ गया होगा। ये समझ में आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अपने आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। आज के जो प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। आपको जब 360 डिग्री विश्लेषण से यहां प्रश्न करवाऊंगा तो इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि पेपर में सीधा सीधा प्रश्न सही हो जाएगा इसका। वास्तव में रियल में बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये देखो, ये अक्षौहिणी शब्द है, ये बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है भैया। ये अक्षौहिणी शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है। अब इसका संधि विच्छेद अक्ष तो अपने चलो छांट लिया, अक्ष तो चारों के चारों में है,
समस्या आ रही है कि आगे वाला शब्द क्या करें। अक्स प्लस में ऊहिणी से मिलकर भी अक्षोहिणी बन रहा है, ये गुण संधि के तहत, ये गुण संधि के तहत ये सही हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहां तो दो मात्राएं आ रही है। अगर अक्स प्लस में ओहिणी, ये वृद्धि संधि है, ये भी ऑप्शन में सही हो रहा है। ये देखो अक्स प्लस में ओहिणी, ठीक है, ये भी वृद्धि संधि के तहत हो रहा है। अब समस्या ये आ रही है कि इसमें कौन सा संधि विच्छेद करें। अब अगला ऑप्शन है वो है अक्स प्लस में ऊहिणी, ऊहिणी। अब नियम तो ये गुण संधि का है, और गुण संधि में तो दो मात्राएं होती नहीं, या तो कितनी मात्राएं, तो या तो दो मात्राएं हैं। अब पेपर में जो प्रश्न पूछा गया है, तो अगर ये सही माना गया है, पेपर में सही है, तो अपने भी सही करना पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अक्षौहिणी शब्द है, इसका जो संधि विच्छेद होता है वो अक्स प्लस में ऊहिणी से मिलकर होता है। अक्षौहिणी किसका पर्यायवाची होता है? अक्षौहिणी सेना का पर्यायवाची होता है भाई, ठीक है। वो सेना जो टिकने वाली होती है उसे अक्षौहिणी सेना बोलते हैं, ठीक है। कौन सी सेना बोलते हैं? जो पीछे नहीं हटती है, जो सेना पीछे नहीं हटती है, अपनी दूरी पर टिकी रहने वाली जो सेना होती है उसे अक्षौहिणी सेना बोलते हैं। इस अक्स का मतलब होता है दूरी, ठीक है ना। अक्स का मतलब क्या होता है? दूरी। और ये जो ऊहिणी है, इस ऊहिणी का अर्थ होता है टिकने वाली। ऊहिणी का मतलब है टिकने वाली। तो जो अपने अक्ष पर टिकी रहे, अपनी दूरी पर टिकी रहे, वो सेना कौन सी होती है? तो वो कौन सी होती है? तो अक्षौहिणी सेना होती है। इसमें अगर संधि पूछी जाए ना, तो याद कर लेना, इसमें स्वर संधि होती है भाई, और ये स्वर संधि का अपवाद है। कहीं आप ऐसे याद कर लो कि सर ये तो वृद्धि संधि है। अरे इसमें वृद्धि संधि नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यहां तो अक्षौहिणी चलो दो मात्राएं हो रही है, लेकिन यहां देखो, यहां तो गुण संधि का नियम लागू हो रहा है। तो इसमें गुण संधि भी हो सकती है, इसमें वृद्धि संधि भी हो सकती है। ये वृद्धि संधि का और गुण संधि का अपवाद होने के कारण इसमें संधि कौन सी कहलाएगी? तो स्वर संधि कहलाएगी। क्यों कहलाएगी स्वर संधि? क्योंकि ये जो ए लग रहा है ये स्वर होता है, ये जो बड़ा ऊ लग रहा है ये भी स्वर होता है। तो स्वर के बाद में स्वर आने से स्वर का परिवर्तन हो रहा है, इस वजह से कौन सी संधि है? तो ये स्वर संधि है। बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। बढ़ते हैं अपने आगे। अगला जो प्रश्न है वो समास से संबंधित प्रश्न है, ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है वो समास का प्रश्न है। वो ये है कि किस समासिक पद का सही विग्रह नहीं हुआ है। देखो, कोई आदमी रण विमुख हो जाता है। विमुख का मतलब होता है अलग होना, ठीक है। विमुख का मतलब क्या होता है? अलग होना। अब जैसे ये इसमें क्या पूछा गया है कि निम्नांकित में से सामासिक पद का सही विग्रह नहीं है, नहीं पूछा गया है। अब जैसे ये रण में विमुख है, विमुख का मतलब होता है अलग होना। इस विमुख का मतलब होता है अलग होना। विमुख का मतलब क्या हो जाएगा? विमुख का मतलब होता है अलग होना। अब देखो रण विमुख है ना, तो रण विमुख रण से अलग होता है, तो यहां में समास विग्रह नहीं होता, बल्कि क्या आएगा? तो से आएगा। इसमें कौन सा तत्पुरुष समास होता है? तो इसमें अपदान तत्पुरुष समास होता है भाई, ठीक है ना। इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है? तो इसमें अपदान तत्पुरुष समास है। यही ऑप्शन है वो समासिक पद का सही विग्रह नहीं है, तो रणविमुख ही सही विग्रह नहीं है भाई। देखो पराधीन, पराधीन में उपसर्ग देखा जाए ना, तो पर उपसर्ग है। याद कर लेना, सारे के सारे बच्चे याद कर लेना, इसमें परा उपसर्ग नहीं है, बल्कि कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें पर उपसर्ग है। याद रख लेना, इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो पर उपसर्ग है। और पर के अधीन, ठीक है, पर के अधीन वो पराधीन हो जाएगा, ठीक है। तो का के की लग रहा है और का की लग रहा है, तो समन तत्पुरुष समास हो जाएगा। ये कौन सा तत्पुरुष समास हो जाएगा? ये समन तत्पुरुष समास हो जाएगा भाई, ठीक है ना। ये समन तत्पुरुष समास। कौन सा तत्पुरुष समास हो जाएगा? ये संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा भाई, ठीक है ना। संबंध तत्पुरुष समास। हथकड़ी, हथकड़ी के लिए, हाथ के लिए कड़ी होता है भाई। हथकड़ी क्या होता है? हाथ के लिए कड़ी होता है। इसमें कौन सा तत्पुरुष समास हो जाएगा? तो इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा भाई, ठीक है ना। संबंध का के की, ठीक है, सॉरी, संप्रदान को या फिर के लिए, तो ये तो हाथ के लिए, बिल्कुल सही बात है। दूरागत, दूरागत मतलब दूर से आगत, ठीक है ना। दूर से आगत, इसमें कौन सा समास है? अब देखो दूर से आगत, तो इसमें समय सूचक शब्दों में दूर से आना, ठीक है। दूर से आगत, दूर से आगत, इसमें अपदम तत्पुरुष समास है भाई, ठीक है ना। अलग होने के अर्थ में कौन सा समास होता है? तो इसमें दूर से वो अलग हुआ था, अलग हुआ, तो दूर से आगत मतलब इसमें कौन सा समास है? तो कर्ण तत्पुरुष समास न होकर इसमें अपदान तत्पुरुष समास है, याद रख लेना। तो पेपर में पूछा गया किस सामासिक पद का सही विग्रह नहीं हुआ है, तो कौन से में नहीं हुआ है? तो एक नंबर वाले में नहीं हुआ है, ठीक है। तो रण से विमुख नहीं होता, बल्कि रण में विमुख नहीं होता, बल्कि रण से विमुख होता है, ठीक है ना। महत्वपूर्ण है। अपने बढ़ते हैं आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। हाँ जी, जो भी महत्वपूर्ण लगे उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, ताकि आपके बाद में एग्जाम में जरूर काम आए भी, ठीक है। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। हाँ जी, अगला जो प्रश्न है वो है कि प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है।
अब देखो प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, नहीं पूछा जाता है आजकल। जैसे प्र प्लस में स्थान से मिलकर प्रस्थान बन रहा है, बिल्कुल सही बात है ये तो प्र उपसर्ग है। अगर जैसे ये प्रत्युपकार शब्द देखे ना, तो इसका तो संधि विच्छेद होता है प्रति प्लस में उपकार। अब पूछा गया है प्र उपसर्ग नहीं है, तो इसमें ही नहीं है भाई, ठीक है, इसमें ही नहीं है। इसमें संधि कौन सी हो रही है, तो इसमें कौन सी संधि हो रही है, यण संधि हो रही है भाई। कौन सी संधि हो रही है, तो इसमें यण संधि हो रही है। इसमें उपसर्ग कितने आ रहे हैं, एक तो प्रति उपसर्ग आ रहा है, एक है उप उपसर्ग आ रहा है। अर्थात कितने उपसर्ग आ रहे हैं इसमें, तो इसमें 2 उपसर्ग आ रहे हैं अभी, ठीक है ना। इसमें कितने उपसर्ग आ रहे हैं, तो इसमें 2 उपसर्ग आ रहे हैं। अगला देखो प्रख्यात शब्द जो बन रहा है ना, तो प्र प्लस में ख्यात से मिलकर प्रख्यात होता है। ये ख्यात का मतलब होता है प्रसिद्धि, एक प्रकार से सिद्धि, यश होता है प्रख्यात, तो ये भी बिल्कुल सही है। प्र प्लस में भू से मिलकर प्रभु बन जाएगा ये, तो ये प्रभु। प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो प्रत्युपकार नहीं है भाई, ठीक है ना। महत्वपूर्ण शब्द है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, आपके एग्जाम के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। अगला जो देखें वो है प्रत्यय के योग से बना विशेषण छांटिए। देखो कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल। प्रत्यय भी पूछा गया है, अब प्रत्यय तो सब में लग रहा है, लेकिन ऐसा शब्द पूछा गया है जो क्या हो, तो जो विशेषण हो। मैं आपको चारों शब्द बता दूंगा कि कौन कौन से हैं। जैसे मानवता है ना, अब मानवता मानव शब्द के ता प्रत्यय लगने से बन रहा है ये, ठीक है ना। मानव शब्द के ता प्रत्यय लगने से ये क्या बन रहा है, तो मानवता बन रहा है। मनु के अ प्रत्यय लगने से ये मानव बन रहा है। मनु के अ प्रत्यय लगने से ये क्या बन रहा है, तो ये मानव बन रहा है। अब मनु तो क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा से क्या बना है, तो ये जातिवाचक संज्ञा बना है। और जातिवाचक संज्ञा से अब ये क्या बना है, तो ये भाववाचक संज्ञा बना है। पेपर में क्या पूछा गया है, विशेषण पूछा गया है, ठीक है ना। क्या पूछा गया है, तो विशेषण पूछा गया है। ये जो सौंदर्य शब्द है, सौंदर्य शब्द किससे मिलकर बना है, तो सुंदर शब्द है उसके यह प्रत्यय लगने से बना है भाई, ठीक है ना। ये सुंदर क्या है, ये सुंदर विशेषण है भाई। सुंदर तो विशेषण है, और अब ये जो क्या बन रहा है, ये जो सौंदर्य शब्द है, ये क्या बन रहा है, तो ये भाववाचक संज्ञा बन रही है, ठीक है। पेपर में क्या पूछा है, विशेषण पूछा है, ये तो भाववाचक संज्ञा है। अब ये जो कुलीन शब्द है ना, ये कुल के ईन शब्द लगने से कुलीन बन रहा है भाई, ठीक है ना। कुल के ईन शब्द लगने से कुलीन बनता है। कुल क्या होता है, कुल जाति, जाति मतलब है जातिवाचक संज्ञा, परिवार से संबंधित है, पर ये ठीक है ना, तो परिवार जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन कुल के ईन लगने से कुलीन बन रहा है, ये कुलीन विशेषण है भाई। कुलीन क्या है, तो ये विशेषण है। अगला देखो बचपन, ये जो बचपन शब्द बना है ना, वो बच्चा शब्द के पन प्रत्यय लगने से बना है। और ये जो बच्चा शब्द है, ये तो क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन ये जो बचपन क्या बन गया, ये तो भाववाचक संज्ञा बन गया। आप देखो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, जिसमें विशेषण शब्द है, कौन सा विशेषण है, तो कुलीन शब्द है। तो 102 में कौन सा उत्तर हो जाएगा, 102 में 3 नंबर वाला उत्तर हो जाएगा ये, ठीक है ना। 102 में कौन सा उत्तर हो जाएगा, तो 3 नंबर वाला उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं पूरा का पूरा 360 डिग्री विश्लेषण कर रहा हूं, ठीक है ना। कोई भी प्रश्न पूछा जा रहा है उसमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, जो भी शब्द आएंगे तो वो सारे के सारे शब्द मैं इस वीडियो में आपको करवाऊंगा भाई, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अपने, बढ़ते हैं आगे। इसमें कौन सा 102 में कौन सा उत्तर होगा, तो 102 में 3 नंबर वाला उत्तर होगा भाई, ठीक है ना। 102 में कौन सा नंबर वाला उत्तर होगा, तो 102 में 3 नंबर वाला उत्तर होगा, ठीक है। अब अपने बढ़ते हैं आगे। पर्यायवाची शब्दों की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है। देख लो क्या पूछा गया है, असंगत पूछा गया है, असंगत है। पर्यायवाची शब्दों की दृष्टि से कौन सा शब्द है जो असंगत है। पर्यायवाची शब्दों की दृष्टि से कौन सा विकल्प है, वो असंगत है। रात्रि के पर्यायवाची है, देखो रात्रि के पर्यायवाची देखो, निशा, यामिनी, विभावरी, सरवरी, ये तो पर्यायवाची है भाई। निशा, यामिनी, विभावरी, सरवरी, ये तो पर्यायवाची है रात्रि के, ठीक है। कंचन, हाटक, हिरण्य, हेम, ये तो सोने के पर्यायवाची है। मयूख, प्रभा, अर्णव, ये अर्णव तो समुद्र का पर्यायवाची होता है भाई, ये अर्णव तो समुद्र का पर्यायवाची है। ये मधवा इंद्र का पर्यायवाची है, तो ये गलत हो जाएगा, सूर्य का पर्यायवाची। देखो देवता का अमर है, निर्जर है, सुर है, विबुध, देखो इंपॉर्टेंट है। यही अभी थोड़े दिन पहले जो
इस एग्जाम के बाद में सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था दिसंबर में, और सेकंड ग्रेड के एग्जाम में ये विभुत शब्द पूछा गया था। ये एग्जाम हुआ है नवंबर में, और सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था दिसंबर में, और कल जो मैंने वीडियो कराया था उसमें विभुत शब्द आया था, वो सेकंड ग्रेड में पूछा गया था भाई, ठीक है ना, सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे प्रश्न रिपीट होते हैं भाई, देख लो कैसे ये विभुत रिपीट हुआ है। अगर आप पढ़ के जाओगे तो आपके एग्जाम में भी बहुत रिपीट होंगे प्रश्न। बाद में आप सोचोगे कि सर बोलते थे हम पढ़ लेते तो ठीक रहता। ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्लास आपको ऐसे नहीं कि मैं मोबाइल चलाने के लिए बोल रहा हूं, ये क्लास आप तब देखा करो जब आप खाना खा रहे हो, हॉस्टल में बैठे हो, कहीं बस स्टैंड पे बैठे हो, कहीं रेलवे स्टेशन पे बैठे हो, कहीं कोई काम गए हुए हो, किसी का वेट कर रहे हो तो वहां टाइम स्पेंड करना है, तो उस टाइम स्पेंड में आप क्या करो, तो ये वीडियो चला के देखा करो। ये वीडियो आपके कॉन्फिडेंस को अप करेगा, बिल्कुल बिल्कुल अप करेगा। आगे जो अपने पढ़ते हैं, किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म पूछा गया है, गलत नहीं पूछा, सही पूछा है। इसमें अथ का मतलब आरंभ, अथ आरंभ, अब अथ का मतलब ही आरंभ होता है, विलोम शब्द युग्म नहीं है ये। अथ का विलोम शब्द इति होता है, ठीक है ना। देखो उपेक्षा का विलोम शब्द अपेक्षा होता है, अंबर का अपेक्षा, उपेक्षा का विलोम शब्द क्या होता है, तो अपेक्षा होता है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगला देखो अज्ञ और विज्ञ। अज्ञ का मतलब होता है अनजान, अज्ञ का मतलब क्या होता है, अनजान, और विज्ञ का मतलब क्या होता है, जानकार। देखो ये विलोम शब्द भी है और ये शब्द युग्मक भी है। कई बार क्या है कि अपने जल्दबाजी में पढ़ लेते हैं, विलोम शब्द युग्म नहीं है को नहीं पढ़ लेते हैं, तो ये ऑप्शन करे आते हैं। पहले पूरा पढ़ा करो प्रश्न को, पूरे शब्दों को पढ़ा करो, पूरे ऑप्शन को पढ़ा करो। ईश्वर का देख लो उत्कर्ष आ रहा है, उत्कर्ष का विलोम शब्द तो अपकर्ष होता है। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होता है, तो अपकर्ष होता है। कौन सा उपसर्ग लग रहा है, तो इसमें अप उपसर्ग लग रहा है। अनजान में कौन सा उपसर्ग लग रहा है, तो अन उपसर्ग लग रहा है, ठीक है ना। अनजान में कौन सा उपसर्ग लग रहा है, तो अन उपसर्ग लग रहा है। ये जो उपेक्षा शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग लग रहा है, इसमें कौन सा लग रहा है, तो उप उपसर्ग लग रहा है, ठीक है ना। अपेक्षा शब्द में कौन सा उपसर्ग लग रहा है, तो अप उपसर्ग लग रहा है। आरंभ में कौन सा उपसर्ग लग रहा है, तो आ उपसर्ग लग रहा है, याद रख लेना। आरंभ में कौन सा उपसर्ग लग रहा है, तो आ उपसर्ग लग रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बढ़ते हैं अपने आगे। हाँ जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपके पेपर में सीधे सीधे पूछे जाएंगे भाई। हाँ जी, अपना अगला है वो ऑप्शन है कि सेंधव बाजी और घोटक किसके पर्यायवाची है। सेंधव बाजी है, तुरंग, घोटक, ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची है, तो ये तो घोड़े के पर्यायवाची है, आंसू के पर्यायवाची है। ये तो सरल ही प्रश्न है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। पुरंदर इंद्र का पर्यायवाची है, अनल आग का पर्यायवाची है, अग्नि आंख का पर्यायवाची है भाई, ठीक है। पुरंदर इंद्र का पर्यायवाची है, ठीक है, पुरंदर इंद्र का पर्यायवाची है भाई। हाँ जी, अगला बढ़ते हैं अपने। गुरु शब्द का अर्थ नहीं है। देखो ये क्या पूछा गया है, ये अनेकार्थी शब्द पूछे गए हैं। ये क्या पूछे गए हैं, ये अनेकार्थी शब्द पूछे गए हैं। गुरु का मतलब भारी होता है, गुरु का मतलब है अहंकारी होता है, गुरु का मतलब सरदेवी होता है, लेकिन गुरु का मतलब गुस्सा नहीं होता। अनेकार्थी शब्द ये नहीं है भाई, ये अनेकार्थी शब्द है, ये नहीं है। अनेकार्थी शब्द ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है ना। अनेकार्थी शब्द है वो ये वाला ऑप्शन है, बिल्कुल नहीं होगा। तो गुरु शब्द का अर्थ नहीं है, कौन सा नहीं है, तो ये गुच्छा नहीं है। महत्वपूर्ण होगा आपके लिए, याद रखना। ऐसे प्रश्न है वो सीधे सीधे पेपर में पूछे जाते हैं भाई, ठीक है। जो अपने अगला देखते हैं, अगला है कि किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। ये समश्रुत भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं आपको बताऊं। ये समश्रुत भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं, ये शब्द युग्म की होते हैं। तो अर्थ भेद सुसंगत नहीं है, नहीं पूछा गया है, सुसंगत नहीं है। अब देखो अब्ज है, अब्ज तो कमल का पर्यायवाची है और अब्द बादल का पर्यायवाची है, ऐसे याद रखना। ये अब्ज शब्द बना है ना, ये अप के जय शब्द से मिलकर बना है। ये जो अब्द है ये भी अप के दय शब्द से लगने से बना है। ये जो अप का मतलब क्या होता है, अप का मतलब पानी होता है। अब पानी के जितने भी पर्यायवाची है उन सबके जय प्रत्यय लग जाए तो वो कमल बन जाता है भाई। पानी के जितने भी पर्यायवाची है उसके दय प्रत्यय लग जाता है तब वो बादल बन जाता है, और पानी के जितने भी पर्यायवाची है उनके अगर धी प्रत्यय लग जाता है तब वो समुद्र बन जाते हैं भाई। याद रखना, ये चीज मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। अप अर्थात पानी, पानी के जितने भी पर्यायवाची होते हैं उनके जय प्रत्यय लग जाता है तब वो कमल बन जाते हैं।
अगर दो प्रत्यय लग जाता है तब वो बादल बन जाता है, और धी प्रत्यय लग जाता है तब वो समुद्र बन जाता है, न कि समुद्र बनता है। अब देखो, अनल का मतलब आग होता है, अनल का मतलब आग है, अनिल का मतलब हवा है। इंपॉर्टेंट है ये वाले, इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है भाई, याद रख लेना, पेपर में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। इस द्वीप का अर्थ, अब इस द्वीप का मतलब तो हाथी होता है, और द्वीप का मतलब टापू होता है। ये उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया तो यही गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इस द्वीप का मतलब क्या हो जाएगा, हाथी, और द्वीप का मतलब क्या हो जाएगा, टापू होता है, ठीक है ना। द्वीप का मतलब है टापू होता है। ये देखो, ये प्रश्न भी रिपीट हो रहा है सेकंड ग्रेड में ही। ये फर्स्ट ग्रेड का पेपर कर रहे हैं, लेकिन ये सेकंड ग्रेड में रिपीट हुआ था भाई। ये प्रश्न है, ये सेकंड ग्रेड में रिपीट हुआ था आपके। अगला देखो, निहत, निहत मतलब है विशेष रूप से मरा हुआ, हत मतलब मरना, और निहित का मतलब होता है संलग्न, ठीक है, संलग्न। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा, 3 नंबर वाला गलत हो जाएगा। तो 3 नंबर वाले का कौन सा उत्तर होगा, इस द्वीप का मतलब है, द्वीप का मतलब तो हाथी होता है, और द्वीप का मतलब टापू। ये उल्टा सीधा दे दिया, तो ये कौन सा संस्कृत भिन्नार्थक शब्द है, वो शब्द युग्मक अर्थभेद सुसंगत नहीं है, तो 3 नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, ठीक है ना। 3 नंबर वाला याद रखना, पानी के जितने भी पर्यायवाची होते हैं उनकी अगर दो प्रत्यय लग जाता है तो वो बादल बन जाता है भाई। वो नलकूप भी होता है, वैसे नलकूप भी होते हैं, ठीक है, लेकिन जय प्रत्यय लगने से बादल, वो कमल भी बनता है, मछली भी बनते हैं, सेवाल भी बनते हैं। असंभव कार्य को करने वाला, ये तो अपने अलग क्लास में करेंगे भी, ठीक है ना। ये अपने एक अलग क्लास चलाएंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द है जो अपने अलग क्लास चलाएंगे। अभी अपने संधि समास उपसर्ग प्रत्यय, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय, और इसके साथ साथ में पर्यायवाची विलोम शब्द, शब्दिगुम और शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि, इतने ही वो ऑप्शन कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर अपने एक अलग क्लास इनकी भी चला देंगे। हाँ जी, किस विकल्प में सभी शब्द है वो वर्तने की दृष्टि से शुद्ध है। देखो, ये मिष्टान्न शब्द शुद्ध है भाई, ये साफ शब्द शुद्ध है, ये निरवलंब शब्द है। ये जो निरवलंब शब्द है, ये निर शब्द के अवलंब शब्द लगने से बनता है, ठीक है। तो इसमें कितने उपसर्ग जुड़ रहे हैं, देख लो कितने उपसर्ग जुड़ रहे हैं, तो 2 उपसर्ग जुड़ रहे हैं। अब उपसर्ग भी है और निर उपसर्ग भी है। ये जो देखो निरवलंब, कितने उपसर्ग जुड़ रहे हैं इसमें, तो 2 उपसर्ग जुड़ रहे हैं। ये देखो, अतिथि में कौन सा उपसर्ग है, तो अतिथि में अ उपसर्ग है। ये बिल्कुल सही है। पूछा गया है वर्तने की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो वर्तने की दृष्टि से यही ऑप्शन हो जाएगा। अब ये तो ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन ये द्वारका तो शुद्ध है, लेकिन ये मैथिली अशुद्ध है। मैथिली शब्द होता है, मैथिली ये वाला शुद्ध होता है भाई। ये जो मैथिली शब्द है, ये मिथिला के ई प्रत्यय लगने से बनता है भाई। ये मिथिला के ई प्रत्यय लगने से बनता है। ये जो मैथिली है, ये किसका पर्यायवाची होता है, ये मां सीता का पर्यायवाची है भाई। ये किसका पर्यायवाची है, मां सीता का पर्यायवाची है। मैथिली किसका पर्यायवाची है, याद रख लेना, मिथिला प्रदेश की कौन थी, तो मां सीता थी। तो ये देखो, ये महात्म्य, ये गलत हो गया, ये महात्म्य नहीं होता, ये तो महात्म्य होता है, ये महात्म्य होता है। ये जो महात्म्य शब्द है, ये महात्मा के, ये महात्मा के ये प्रत्यय लगने से बनता है। ये अशुद्ध हो गया, महात्म्य। इसका शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा, तो महात्म्य हो जाएगा। अहल्या बिल्कुल शुद्ध है, ये अहल्या बिल्कुल शुद्ध है। देखो, पूजनीय शुद्ध है, प्रशंसा शुद्ध है, लेकिन मध्याह्न अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। मध्याह्न नहीं होता, ये मध्याहन होता है, ठीक है, मध्याहन ये वाला, या फिर ये वाला मध्याह्न। नीचे वाला भी शुद्ध है, ऊपर वाला, ये दोनों के दोनों शुद्ध है भाई, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों शुद्ध है, याद कर लेना। अंतर्धान होता है ये, ठीक है ना। ये क्या होता है, अंतर्धान होता है। रिपीट हो रहा है ये प्रश्न। देखो, युधिष्ठिर तो शुद्ध है, ये युधिष्ठिर शब्द है, शुद्ध है। युधिष्ठिर इसमें मिसप्रिंट हो रहा है, तो मैं आपको दिखा दूं कैसे शुद्ध है ये युधिष्ठिर शब्द है। इसमें कौन सी संधि हो रही है, तो इसमें व्यंजन संधि हो रही है भाई, ठीक है। ये अंत्याक्षरी शब्द शुद्ध है, लेकिन ये पारितोषिक शब्द शुद्ध है, लेकिन ये प्रज्वलित है, शुद्ध हो गया भाई। इस प्रज्वलित के स्थान पर कौन सा प्रज्वलित होगा, ये वाला प्रज्वलित होगा। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर वाला हो जाएगा। बाकी सब में जो जो अशुद्ध शब्द है, उसके स्थान पर मैंने शुद्ध शब्द आपको याद करवा दिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ लेना, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है भाई, ठीक है ना। सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, राजस्थान एसआई में, पुलिस आपने देखे ना, तो राजस्थान पुलिस में एसआई में अगर कोई भी भर्ती से संबंधित हिंदी का कोई भी एग्जाम हो,
उसमें यही प्रश्न पूछे जाएंगे, चिंता मत करना। आपको अच्छे ढंग से क्या है कि मैं विश्लेषित कर रहा हूं या पेपर को, ठीक है। हाँ जी, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पूछा गया है, ये गरिष्ठ है, ये गरिष्ठ तो शुद्ध है भाई, ये घनिष्ठ घनिष्ठ नहीं होता, ये तो घनिष्ठ मित्र होता है, ये तो घनिष्ठ मित्र होता है। ये प्रदर्शनी बिल्कुल सही है, ये तिलांजलि बिल्कुल सही है। तिलांजलि का संधि विच्छेद होता है तिल प्लस में अंजलि, तिल प्लस में ये अंजलि से मिलकर तिलांजलि बनता है। इसमें कौन सी संधि हो रही है, इसमें कौन सी संधि हो रही है भाई, दीर्घ संधि हो रही है, ठीक है ना। कौन सी संधि हो रही है, तो दीर्घ संधि हो रही है, ये शुद्ध शब्द है। देखो तो कौन सा अशुद्ध हो जाएगा, तो कौन सा 2 नंबर वाला अशुद्ध हो जाएगा, तो इसके स्थान पर शुद्ध कौन सा होगा, तो घनिष्ठ शब्द इसके स्थान पर शुद्ध होगा भाई, ठीक है ना। घनिष्ठ शब्द है, इसके स्थान पर शुद्ध हो जाएगा। हाँ जी, अगला प्रश्न है वो है वार्तनिक दृष्टि से शुद्ध शब्द है, वार्तनिक दृष्टि से शुद्ध शब्द है। अब देखो इकट्ठा, ये तो इकट्ठा ये वाला नहीं होता, ये तो ऐसे होता है इकट्ठा, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इकट्ठा, ये दोनों के दोनों शुद्ध है। ये देखो अभ्यस्त नहीं होता, क्या पूछा गया है, शुद्ध शब्द पूछा गया, ये अभ्यस्त नहीं होता, अभ्यस्त नहीं होता, ये तो अभ्यस्त होता है, ये तो क्या होता है, तो अभ्यस्त होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, तो ये तो अभ्यस्त है। ये जो केंद्रीकरण है ये बिल्कुल शुद्ध है भाई, ये जो केंद्रीकरण शब्द है ये बिल्कुल शुद्ध है। इस अभ्यस्त शब्द का संधि विच्छेद बताऊं आपको, तो अभी प्लस में अस्त से मिलकर ये अभ्यस्त बन रहा है, अभी प्लस में अस्त से मिलकर अभ्यस्त बन रहा है। कौन सी संधि के तहत बन रहा है, तो यण संधि के तहत बन रहा है। केंद्रीकरण बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन आजीविका अशुद्ध हो जाएगा, ये आजीविका नहीं होता, ये आजीविका होता है भाई, ठीक है ना। ये वाला अशुद्ध हो जाएगा, इसके स्थान पर शुद्ध हो जाएगा आजीविका, ठीक है ना, आजीविका, आजीविका। हाँ जी, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, कल ही तो करवाया था, घोर संबंध नहीं होता बल्कि ये तो घनिष्ठ संबंध होता है। देखो कैसे रिपीट हो रहे हैं प्रश्न। वे दान देने में विकट रूप से प्रसिद्ध है भाई, वे दान देने में प्रसिद्ध है, वो दान देने में प्रसिद्ध है, विकट तो मतलब बुरी बात होती है। उसने आग्रह पूर्वक कहा, अब पूछा गया है शुद्ध वाक्य है, तो 3 नंबर वाला ही शुद्ध हो जाएगा, आग्रह पूर्वक कहा, ठीक है। भारी भरकम भीड़ थी, वहां भारी भीड़ थी, भरकम का मतलब क्या होता है, ठीक है, भारी भीड़ होना, ठीक है ना। भरकम का मतलब तो वजनदार होता है, तो भारी भरकम है, ये अशुद्ध हो जाएगा। भीड़ है, भीड़ अपने आप में ही ज्यादा होती है, भारी भीड़ मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगी, भारी भीड़, वहां भारी भीड़ जमा थी, ठीक है। तो भारी भरकम नहीं होता बल्कि भारी होता है, ये घोर संबंध नहीं होता बल्कि क्या होता है, तो घनिष्ठ संबंध होता है। ये अनावश्यक शब्द संबंधी अशुद्धियां है, इसमें याद रख लेना। इसमें कौन सी अशुद्धि है, तो अनावश्यक शब्द संबंधी अशुद्धियां, इन सब में कौन सी अशुद्धि लग रही है, तो इसमें अनावश्यक शब्द संबंधी अशुद्धि लग रही है भाई, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अपने पढ़ते हैं आगे। हाँ जी, 113वें के बाद में अपने पढ़ते हैं 114वां प्रश्न। 114वां प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, सब्जी कौन लाने गया है, तो कौन सब्जी लाने गया है, ये पहले आ जाएगा ये, ठीक है। और यहां प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। तो इसमें एक तो क्रमभंग संबंधी अशुद्धि है, ठीक है, और एक इसमें वो विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धि है। और दूसरी अशुद्धि कौन सी है, तो इसमें विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धि है। ग्वाले ने पानी मिलाकर दूध बेचा, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 1 नंबर वाला उत्तर है वो ही गलत हो जाएगा, 1 नंबर वाला ही उत्तर है वो गलत हो जाएगा। ग्वाले ने पानी मिलाकर दूध बेचा सही है। ईमानदार तिपहिया चालक ने, ठीक है, यात्री का सामान लौटाया, बिल्कुल सही बात है। शाबाश, ये देखो शाबाश के बाद में विस्मयादि बोधक चिन्ह है, शाबाश हमें तुम पर गर्व है, तो बिल्कुल सही है ये भी सही हो जाएगा। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा, उत्तर नंबर 1 हो जाएगा भाई, ठीक है ना। उत्तर नंबर 1 महत्वपूर्ण है भाई, उत्तर नंबर 1 हो जाएगा। 1 में कौन सी अशुद्धि है, तो एक तो क्रमभंग संबंधी अशुद्धि है, एक विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धि है। अगला देखो, सोचने पर उत्तर सही हो जाएगा, ये आज का अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, ये देखो। अब मुझसे यह काम संभव नहीं है, मुझसे यह काम संभव नहीं है,
हो सकता है मतलब संभव नहीं भी बात कर रहे हैं, हो सकता है, ये तो विरोधाभास है। चरखा काटना चाहिए, अरे अरे बच्चों, चरखा नहीं काटना चाहिए, बल्कि क्या काटना चाहिए, तो सूत काटना चाहिए। आटा पिसाने जाते हो क्या? आटा पिसाने नहीं जाते हम गेहूं पिसाने के लिए जाते हैं भाई। कहां जाते हैं? गेहूं पिसाने के लिए जाते हैं। अपने क्या बोलते हैं? आटो पिसाण जाओ, आटो पिसाण ना जाए करो, ठीक है। आटो भी पिसड़ हो बिन क्यों पिसाण जाओ लड़ी, मैदो बन जाएगो, मैदो फिर पिसाण जाओगा तो और ज्यादा फिर रिंगड़ बन जाएगो। रिंगड़ समझ गए आते कई कई टावर समझा, कई कौन समझा। हाँ जी, रिंगड़ क्या होता है, कई जो अपने अपने जो गंगानगर मानगढ़ वाले जरूर समझ रहे, बाकी बाहर वाले नहीं समझ रहे। हाँ, चरखा, चरखा के स्थान पर क्या हो जाएगा, तो सूत हो जाएगा। मैं आपके दर्शन करने आया हूं, मैं आपके दर्शनार्थ आया हूं, दर्शन करने आया हूं, तो दर्शनार्थ आया हूं, आपके दर्शन हेतु आया हूं। दर्शन करना होता है, ठीक है, मैं आपके दर्शन हेतु आया हूं, करने आया हूं, दर्शन करना नहीं होता। दर्शन आप, मैं आपके दर्शन करने आया हूं। तो ये देखो, और यह कविता अनेकों भावों को प्रकट करती है। अब देखो, अनेकों नहीं होता, बल्कि इसके स्थान पर क्या होता है, अनेक भाव प्रकट करती है। अनेक भाव है तो अपने आप में ये बहुवचन है भाई, ये अशुद्ध हो जाएगा। अब देखो शुद्ध वाक्य कौन सा आ रहा है, तो कौन सा आ रहा है, मैं आपके दर्शन करने आया हूं, ठीक है, मैं आपके दर्शन करने आया हूं, ये वाला शुद्ध हो जाएगा। 15वें में, तो 15वें में 3 नंबर वाला उत्तर हो जाएगा भाई। 15वें में कौन सा उत्तर हो जाएगा, तब 15वें में 3 नंबर वाला उत्तर हो जाएगा। आज जो प्रश्न करवाए हैं वो प्रश्न बताओ भी कैसे लगे आपको, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइएगा। आपके जो कमेंट है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है भाई, आपके जो कमेंट है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ जी, आपके कमेंट है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आपके जो कमेंट करो, आप जो कमेंट करोगे उससे क्या है कि हमें और ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है कि हमें आगे आपके और ज्यादा तैयारी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो अपने दोस्तों को, अपने जानकारों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने तैयारी करने वालों को जरूर भेजना भाई। जो भी बच्चे तैयारी करते हैं उनको ये वीडियो जरूर भेजना, और पूछना भी ये वीडियो कैसा लग रहा है। ग्रामर का अपने 360 डिग्री विश्लेषण कर रहे हैं। और जितने भी साथी अब यूट्यूब पे आज पहली बार आए हैं, मुझे देख रहे हैं, सभी साथियों को बता देवें कि अपने डेली एक हिंदी साहित्य की क्लास, एक काव्य शास्त्र की क्लास, एक स्नातकोत्तर स्तर की क्लास, एक बीए की क्लास, और एक अपने व्याकरण की क्लास है, वो उसकी सीरीज चला रखी है, PYQ सीरीज चला रखी है, तो वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी को अंतिम रूप देते रहना, ठीक है ना। धन्यवाद भाई।